क्या कहती है? ये कहती है, ये कुछ नहीं कहती है, कहेंगे तो हम लोग, ये कहती है इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज, साथ में लिखते चलिए, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an it is defined as the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form a cation. It is defined as amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom to form an cation. अब इसका मतलब क्या, सुन लो, इतनी बातें हो गई, अब सुनो मेरी बात। मान लो तुमने कोई मेटल लिया या तुमने कोई एलिमेंट लिया जिसका नाम है M। अब तुम्हें पता है कि जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। क्या होते हैं? सॉलिड। तो पहले तुम्हें क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें इसको सबलाइम करना है। सबलाइम करने का मतलब इस पर हीट दो, इसको एनर्जी दो, एनर्जी बाहर से लाइटर के थ्रू या गैस के थ्रू, समझो तुमने इसको एनर्जी दी, जिसको मैंने कहा H। तो जब तुम इसको हीट करोगे, जब तुम इसको हीट करोगे, ध्यान सुन लो, तो ये सॉलिड से कन्वर्ट होगा गैस में। सॉलिड से मेल्ट करना है तुम्हें, किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। किस में कन्वर्ट करना है? गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की परिभाषा छोटे कक्षा में पढ़ाई जाती है कि जब हम किसी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दें तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक। अब हमने कहा हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो तो सॉलिड में था, हमने उसको सब्लाइम करके इसमें कन्वर्ट किया, इसी को बोला जाता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में बात आई? मतलब हमने ये जो शब्द यूज किया है ना, ये जो हमने शब्द यूज किया है, ये हमारे पास पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, हमें इस चीज को बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? हीट करके, क्योंकि हमारे पास चीज किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। हम हीट करके उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? और अब जो मेटल या एलिमेंट हमारे पास होगा गैसियस फॉर्म में, उसको हम क्या बोल रहे हैं? आइसोलेटेड गैसियस एटम। इतनी बात समझ में आई? अब सुनना, अब सुनना। अब आती है आईपी, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईपी। अब आएगी आईपी, अभी आईपी नहीं आई है, पहले समझ लो। अब आईपी क्या कहती है कि तुम्हारा जो मेटल गैसियस फॉर्म में है, इसको फिर हीट करो। डेल्टा का मतलब फिर हीट करो, डेल्टा का मतलब फिर हीट करो, और इतना हीट करो कि इसके बाहर वाली शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इसकी बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए। समझ में बात आ रही मैं कह रहा हूं? अरे जैसे तुम यार ये करते थे छोटी कक्षा में, अरे अभी पीछे पढ़ाया था कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया? Na+। यही लिखवाया था पीछे मैंने कि जब हम भाई सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बनेगा? Na+। क्या ये हल्का काम है? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हो जाता है? ये है इसका प्रोसेस। तुम जो कॉपी पर लिख देते हो ना, K में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला K+, और फिर तुम समझते हो कि तुम राजा हो, कि तुमने तो तुरंत कर दिया। ये इतना आसान काम नहीं है। इसके पीछे ये इस कहानी है पूरी, देख लो कि पहले सबलाइम करते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस में। अब उसको फिर हीट करते हैं, उसको फिर हीट करते हैं, तब जाके उसमें से क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन।
और ये एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने। तो यहां पर जो तुमने ये लगाई, ये क्या है, ये तुमने एनर्जी दी होगी हीट करने के लिए, इसी एनर्जी को बोला जा रहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब जब तुमने सबलाइम कर दिया, गैस में कन्वर्ट कर दिया, सबलाइम किया, गैस में कन्वर्ट किया, अब उस गैसियस एटम पे जो तुम हीट लगा रहे हो कंटेंट बाहर से रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो बाहर से दी जाए, तब इसको तुम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, कैटायन में। किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, देखो कह रही ना परिभाषा, क्या कह रही है, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में। कहां से निकालने में, कहां से निकालने में, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। किस लिए, कैटायन बनाने के लिए। परिभाषा पूरी यहीं छुपी है। फिर से सुनिए एक बार, अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, किस लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कहां से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्यों, कैटायन बनाने के लिए। देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम, कितनी एनर्जी बाहर से, प्लस का मतलब क्या है, तुमने दी, प्लस का मतलब क्या है, तुमने दी, और देने के बाद तुमने क्या बना दिया, कैटायन। और कैटायन के साथ एक बाहर क्या निकल आया, एक निकल आया इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये है आईपी की परिभाषा। क्लियर है, छापेंगे, लिख लीजिए। अब यहां पर कोई भी मेटल हो सकता है, तुम कोई भी मेटल ले सकते हो। एम का मतलब यहां क्या है, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, लिथियम ले लो, कैल्शियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी हो सकता है, बस वो मेटल होना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मेटल्स। इलेक्ट्रॉन कौन लूज करते हैं, तो याद रखना कि ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स की आईपी नहीं होती है, पर आपको जब भी एक्सप्लेन करना है, आपको मेटल का एग्जाम्पल लेके ही एक्सप्लेन करना है। आईपी होती सबकी है, पर आपको स्पेशली मेटल को लेके एक्सप्लेन करना है। लिख लिया। तो पहले सबलाइम करना है, और उसके बाद फिर तुमको अलग से एक एनर्जी देनी बाहर से, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो, कैटायन में, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। भैया ये सबकी अलग अलग होती है, ये सबकी अलग अलग है, ये डिपेंड करेगी ना। इसी को तो अभी तुम देखोगे ग्रुप में भी तुम देखोगे किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ध्यान से देखो। चलो अब इसका ट्रेंड देखो, रब कर दूं, अब इसका ट्रेंड देखा जाए। सबका ट्रेंड तुम्हें देखना है, सबका ट्रेंड तुमको देखना है। कैसे, तो आप हेडिंग लगाओ, ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। क्या बदलाव मिलेगा आईपी में जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, ट्रेंड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो देखो सबसे पहले डाउन अ ग्रुप, सबसे पहले बात करेंगे, जैसे पीछे बात की थी डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड, फिर से बात करेंगे क्या, डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड। ध्यान समझना, ध्यान समझना। सबसे पहले फिर से मैं ग्रुप फर्स्ट ले रहा हूं, ग्रुप फर्स्ट। भाई ऐसा मत समझना कि मुझे ग्रुप फर्स्ट ही याद है, आप किसी भी ग्रुप को लेके लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये मत सोचिएगा कि हमेशा मैं ग्रुप फर्स्ट ही क्यों लेता हूं, ठीक है। आप बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में मैं ग्रुप सेकंड को लेके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए फिर से देखिए, यहां मैंने लिखा लिथियम, यहां मैंने लिखा सोडियम, यहां मैंने लिखा पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ये 2,1, ये 2,8,1, ये 2,8,8,1। नीचे के एलिमेंट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, कितनी शेल, 2, कितनी शेल, 3, कितनी शेल, 4, कितनी शेल, 4, ठीक है, कितनी शेल, 4। अब मेरी बात समझना, ध्यान समझना, यहां डिस्टेंस कम है, बहुत ध्यान सुनिएगा, अब लिखिएगा नहीं। यहां डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, यहां डिस्टेंस और ज्यादा है। अगर यहां डिस्टेंस कम है तो यहां पे जो प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर, यहां पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन है, ये यहां के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींचेंगे कि यहां के,
भाई डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम है तो इन इलेक्ट्रॉनों के साथ इन प्रोटॉनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, डिस्टेंस कम होने की वजह से। यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन और कम हो गया, डिस्टेंस कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ के प्रोटॉनों ने तेजी से पकड़ के रखा है। यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के नहीं रखे। यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गई, डिस्टेंस और बढ़ गई, तो जब डिस्टेंस और बढ़ गई तो क्या हुआ, और धीमे से पकड़ के रखा है। अब दिमाग में तुम्हारे आ रहा होगा, अभी तो आपने कहा था कि न्यूक्लियर चार्ज तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड करते हैं, और यहाँ तो सोडियम लिथियम 3 होता है, पोटेशियम 11 होता है, सोडियम 19 होता है, तो यहाँ तो 3 प्रोटॉन, यहाँ तो 11 प्रोटॉन और यहाँ तो 19 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने पर न्यूक्लियर चार्ज तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को तो तेजी में पकड़ रखना चाहिए था। पर मैंने तुमसे क्या कहा था, मैंने तुमसे कहा न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कब यूज़ करना है, जब नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट, जब नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहेंगी। अगर नंबर ऑफ शेल बदली तो न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम नहीं करता है। तो क्या ये कौन सी बात है सर, तो क्या यहाँ पे लगेगा, नहीं लगेगा, अट्रैक्शन है, पर शेल के बढ़ने की वजह से ये दोनों फैक्टर डिमिनिश हो जाते हैं। ध्यान सुन लीजिए, शेल के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर डिमिनिश हो जाता है, और प्रीडोमिनेट कौन सा करता है, नंबर ऑफ शेल्स का। लगेगा, कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि अपने मन से मैं बता रहा हूं, पर याद रखिएगा ये दोनों फैक्टर दब जाते हैं। कब, जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। तो क्या याद रखना है, शेल बढ़ने पर ये दोनों फैक्टर वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ का अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, यहाँ का सिर्फ लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो जो मैं एनर्जी बाहर से लगाऊंगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और जो मैं एनर्जी लगाऊंगा इस इलेक्ट्रॉन को लगाने में, निकालने में, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी, सबसे ऊपर। कहाँ लगेगी, सबसे ऊपर। तो खुद सोचो, ऊपर से नीचे जाने पर आईपी घटी की बढ़ी, आईपी घटी की बढ़ी, घटी। अरे यार सबसे ज़्यादा यहाँ लगा रहे हो, उससे कम कहाँ लगाओगे, उससे कम कहाँ लगाओगे। अब क्या हो गया, डाउन ग्रुप, डाउन ग्रुप, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही थी, एटॉमिक रेडियाई क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, आईपी क्या कर गई, घट गई। तो डाउन ग्रुप आईपी डिक्रीजेस ड्यू टू क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। शेल्स के बढ़ने की वजह से आईपी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अट्रैक्शन घटा। जब घटा तो यहाँ पर एनर्जी कम देनी पड़ रही है, और यहाँ पर अट्रैक्शन और कम हो गया तो एनर्जी और कम देनी पड़ रही है। तो डाउन अ ग्रुप आईपी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। समझ बात आई। तो ग्रुप का ट्रेंड समझ में आया, दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के उल्टा हैं। एटॉमिक रेडियस क्या कर रही थी, इंक्रीज, आईपी क्या कर गई, डिक्रीज। साफ कर दें, अब नोट कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट मार के घर पे, ठीक है, तो टाइम हो रहा है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, देखिए इसका पीरियड, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए, अब बात करते हैं किसकी, अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड की बात कर लेते हैं, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड देखो, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट,
मैं सेकेंड पीरियड की फिर से बात कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ मैंने ले लिया लिथियम, यहाँ ले लिया मैंने बेरिलियम, यहाँ ले लिया मैंने बोरॉन, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितनी शेल, 2, यहाँ कितनी शेल, 3, सॉरी 2, यहाँ कितनी, 2, यहाँ कितनी, 2, यहाँ कितनी, 2, 2 है सब में। पर ये बताओ सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज याद करो, पीछे मैंने बताया था यहाँ पर 7 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। 7 प्रोटॉन होने की वजह से इसका अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा कि इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ के प्रोटॉनों ने यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा होगा, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो इसका मतलब यहाँ की आईपी ज़्यादा होगी कि यहाँ की आईपी ज़्यादा होगी, कहाँ की आईपी ज़्यादा होगी, वहाँ की आईपी ज़्यादा होगी, वहाँ टाइटली पकड़ के रखा है। 7 प्रोटॉन होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो यहाँ पर पकड़ के ज़्यादा तेज़ी में खींचेगा, अपनी तरफ पकड़ के रखेगा कि यहाँ पे, वहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में कि यहाँ पे, वहाँ पे लगेगी नहीं लगेगी। तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंकना है ना, वो ये पकड़ के रखा है टाइट अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पे निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इसीलिए अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। तो लिखोगे ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, क्या, ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ड्यू टू विच, क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तुम्हें बाहर से जो एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में वो ज़्यादा होगी। यहाँ पर अट्रैक्शन कम है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी लगेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियाई के उल्टा केस है। एटॉमिक रेडियाई पीरियड में क्या कर रही थी, एटॉमिक रेडियाई पीरियड में क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी, क्योंकि जब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया ना, जब खींच लिया तो क्या होगा, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा होगा तो एटॉमिक रेडियाई घट गई थी। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियाई घटती है पीरियड में और आईपी बढ़ती है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है, आईपी घटती है। तो 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने आज कवर कर ली, 2 से 3 ही कल कवर करेंगे। आराम से पढ़िए ताकि चीज़ें डाइजेस्ट हो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के। समझ गया तो ये चैप्टर फिनिश। तो रिवीजन कर लीजिएगा। पहली चीज़, बिना रिवीजन करे मत आइएगा, विदाउट रिवीजन आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको 2 पे करके 2 अलग अलग कर देना, एक आईपी कर देना, एक एटॉमिक रेडियाई कर देना। वो तुम देख लेना, तुमको समझ में नहीं आएगी मुझे बताना। अच्छा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉज कर दो इसको।